बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है इकनॉमिक्स 0402 BA BCom लेवल का, और ये है इम्तिहानी मश्क नंबर 3 का सवाल नंबर 2। आमदनी और सर्फ के ताल्लुक पर केन्स का नुक्ता नज़र या कानून सर्फ और इसके मफूज़ात बयान कीजिए। नेज़ तफ़ाल सर्फ पर असरअंदाज होने वाले मफूज़ी और दाखिली अवामिल पर बहस कलम मत कीजिए। इंग्लिश में डिस्कस Keynesian point of view about the relationship between income and consumption or law of consumption and its assumption. Also discuss the effects of objective and subjective factors on consumption function. अच्छा, ये यूनिट नंबर 10, यानी ये जो उर्दू की किताब है इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी की, उसका यूनिट नंबर 10 और पेज नंबर है 492 से 499। यहाँ आपको इसकी तफसील मिल जाएगी। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह, यानी नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। व्हेन द इनकम अर्न इन अ गिवन पीरियड is totally spent on the goods and services produced in that specified period, national income is said to be in equilibrium। ठीक है, तो देखें हमने ये पढ़ा था कि साल भर के अंदर जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है, साल भर के अंदर जितना भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीज़ें, अशिया, गुड्स बनती हैं और जो सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं साल भर के अंदर नई, ठीक है ना, वो ही आपकी नेशनल इनकम है। उसकी जो वैल्यू है, उसके जो रुपयों में वैल्यू है पाकिस्तान के अंदर से अगर हैं तो उसकी जो वैल्यू है, कीमत जो है उन तमाम अशिया की अगर जमा कर दी जाए तो वो GDP या GNP या नेशनल इनकम कहलाती है, कौमी आमदनी कहलाती है। अब ये कौमी आमदनी का इक्विलिब्रियम लेवल, इसका मुतवाज़न सतह क्या है कि जितनी भी उस साल में इनकम हमने कमाई, अर्न की, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगी है तो कोई प्रोडक्शन हुई ना, यानी लेबर लगी और रॉ मटेरियल आया और कैपिटल सरमाया लगा, मशीनरी लगी, इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने मिलके कुछ प्रोडक्शन की, तो इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम होगी, है ना। लेबर को सैलरी मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट सूद जो हराम है वो मिलेगा, और रॉ मटेरियल वाले को उसको उसका पैसा मिलेगा। तो जो भी इनकम है वो सारी की सारी खर्च हो जाए किसमें, स्पेंड ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी अशिया उस साल में, जो भी अशिया, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं, उस बनी हैं उस साल के अंदर, उस वो सारी की सारी इनकम उस पर खर्च हो जाए और वो सारी की सारी अशिया बिक जाएं, है ना। अगर वो सारी की सारी अशिया और सारी की गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिकेंगी तो फिर वो मुतवाज़न जो इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होगा इनकम का। क्यों? फिर अगर फ़र्ज़ किया कि अगर बच जाती हैं चीज़ें, एक साल में जो कुछ प्रोड्यूस हुआ उसमें से बहुत सारी कुछ बच गया, नहीं बिक पाया, तो इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होगा। उसका फ़र्क ये होगा कि फिर क्या होगा कि अगले साल उसमें यह फ़र्क होगा कि क्योंकि वो सेल तो हुई नहीं पूरी, तो फिर इंडस्ट्रियाँ या फर्म्स क्या करेंगी, अगले साल फिर अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगी क्योंकि पहले से स्टॉक उनके पास पड़ा होगा, है ना। और जब वो अपनी प्रोडक्शन कम करेंगी तो ज़ाहिर है फिर लोगों की जॉब्स भी जाएंगी, कम लोग चाहिए होंगे कम प्रोडक्शन करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम लेवल जो है इनकम का, कौमी आमदनी का मुतवाज़न सतह क्या है कि जितनी भी इनकम उस साल में अर्न करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी लोग जो वो उसमें इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर, जितनी भी इनकम हो, वो जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उस साल, उस पर वो सारी की सारी पूरी की पूरी खर्च हो जाए, तो तब ये इक्विलिब्रियम लेवल कहलाता है। अच्छा, अब देखें इनकम एग्रीगेट, ये टोटल इनकम किसके बराबर होती है, C+I+G+X, यानी कि वो जो इनकम है, वाई का मतलब है इनकम, है ना, वो टोटल इनकम जो है कौमी आमदनी, वो किसके बराबर हो जाए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, यानी जो लोग जो जो घराने और जो लोग जो परचेजेस करते हैं मुख्तलिफ अशिया की, खाने पीने की और दीगर जितनी भी अशिया हैं ज़रूरत की, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर जो मशीनरी लेता है, जो भी अपना सेटअप बनाता है, वो चीज़ें, प्लस गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, जी गवर्नमेंट, और प्लस एक्स जो कि एक्सपोर्ट्स है।
अच्छा बाज़ानें हो रही हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। फजर की अज़ानें शुरू हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी, शुरू करते हैं। अज़ानें हो गई। तो टोटल इनकम जो है वो किसके बराबर है? इन जो भी साल के अंदर, साल भर में जो भी कुछ कमाया वो किस पे खर्च हो जाए? कंजम्पशन पे। लोग परचेजेस कर लें, अपनी जो भी अशिया हैं मार्केट में आई हैं वो सब परचेज कर लें, खाने पीने की और दीगर जो भी ज़रूरत की हैं। इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेसेस में जो मशीनरी वाला लेनी है वो ले लें, गवर्नमेंट ने जो परचेजेस करनी है वो कर लें, वो सारी चीज़ें वो वहाँ इस्तेमाल हो जाएँ। और एक्स मीन्स एक्सपोर्ट्स, और जो बच गई कुछ चीज़ें तो फिर वो एक्सपोर्ट हो जाएँ, है ना। अब ये चीज़ें फिर बाहर चली जाएँ, तभी ये सारी की सारी इनकम जो है वो उसके जो भी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब बिक जाएंगे इस तरह से। ठीक है, देखें सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेसेस जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, मशीनरी लेती हैं, जो सेटअप करती हैं, फर्म्स अपनी फैक्ट्रियाँ लगाती हैं। गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, परचेजेस करती है। और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, है ना। ये दरअसल एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेनर्स है, यानी जो बाहर के मुल्क के लोग जो हमारी चीज़ें परचेज करें। ठीक है ना, तो इस तरह से सारी चीज़ें बिक जाएँ। द इनकम अर्न इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स। देखें ये जो भी इनकम साल भर में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं, सैलरीज, वेजेस और ये इंटरेस्ट, ये सारा कुछ, तो वो कहाँ कहाँ खर्च होता है? कंजम्पशन गुड्स, सी। ठीक है ना, लोग जो परचेजेस करते हैं। और वो जो इनकम है वो फिर इंपोर्ट्स, कुछ ज़ाहिर है बाहर की चीज़ें भी परचेज करते हैं, है ना। बाहर से बहुत सारी इंपोर्ट्स आती हैं, केमिकल्स आते हैं और पता नहीं क्या कुछ आता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो इनकम अर्न करते हैं वो ये एक तो बात ये ऊपर वाली होगी। अब दूसरे तरीके से हम सोच रहे हैं इनकम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। एक कंजम्पशन में इस्तेमाल हो जाती है, एक यानी लोकल कंजम्पशन में जो भी चीज़ें लोकली वो ख़रीद ली। फिर इंपोर्ट्स में भी वो इनकम में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स लीव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ज़ाहिर है जो चीज़ें लेते हैं तो उसके अंदर टैक्स भी लगता है ना, तो कुछ टैक्स के अंदर चला जाता है पैसा। ठीक है, जो सेल्स टैक्स लगा होता है ना, एफईडी लगी होती है। और फिर कुछ जो है वो सेविंग्स कर लेते हैं लोग, है ना। तो इस लिहाज से इनकम की दूसरी इक्वेशन क्या बनी? कंजम्पशन, यानी जो लोग जो भी कंज्यूम करें, जो भी परचेजेस कर लें, अशिया जो हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से, प्लस सेविंग्स हैं, कुछ बचत कर लेते हैं, प्लस कुछ पैसा टैक्सेस में चला जाता है ना, गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है, सेल टैक्स, एफईडी वगैरह वगैरह। और एम इम्पोर्ट्स, है ना, एम इम्पोर्ट्स। और कुछ जो पैसा जो वो इम्पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं उस पर खर्च हो जाता है। ये दो इक्वेशन बन गई इनकम की, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं इक्वेट। देखिए दोनों इनकम है ना, तो हमने दोनों को जब इक्वेट किया, द
दस फॉर द इनकम फ्लो टू कंटिन्यू एट इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, ठीक है ना। उसके लिए क्या कि जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है वो सारे का सारा बिक जाए, सेल हो जाए, है ना। तभी तभी तो ये प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगी ना, वरना तो प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं रहेगी। वरना प्रोड्यूसर फिर क्या करेंगे, जब देखेंगे कि स्टॉक बढ़ रहा है और नहीं बिक रहा, सेल्स नहीं हो रही पूरी और स्टॉक हमारा पाइल अप हो रहा है, जमा हो रहा है, तो फिर वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या है कि ये सारा जो है, जो भी है, ये जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, वो सेल हो जानी चाहिए उसी साल। तो इसलिए अब ये दोनों इक्वेशन को हम जब हमने इक्वेट किया 1 और 2 को, तो देखें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी प्लस एम, जो पीछे दो इक्वेशन हमने देखी थी। अब ये यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, सी से सी कैंसिल हो गया, ये जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वेशन के, तो सी माइनस सी कट जाएगा, या ये दोनों यहाँ से काट दें, क्या बचा, अब यहाँ से बचा आई प्लस जी प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचा, एस टी प्लस एम। कंडीशन नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम द एग्रीगेट। अच्छा, इक्विलिब्रियम जो है, तवाजुन की क्या कंडीशन क्या है, हमने देख ही ली। द एग्रीगेट आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड, यानी जो भी कुछ प्रोडक्शन हुई है, जितना भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी जमा, सारे का सारा, टोटल, एग्रीगेट मीन्स टोटल, द टोटल या एग्रीगेट आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड मस्ट इक्वल द एग्रीगेट आउटपुट that the buyers wish to purchase for consumption as well as investment purposes, है ना। यानी कि जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है साल भर के अंदर, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाए, एग्रीगेट आउटपुट दैट द बायर्स विश टू परचेज फॉर कंजम्पशन, यानी जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है साल भर के अंदर, वो बराबर हो जाए जो कि लोग खरीदना चाहते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना, अशिया सर्फ, खाने पीने की और दीगर अशिया जो ज़रूरत की अशियाएँ, और साथ के साथ जो बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए मशीनरी वगैरह और दीगर चीज़ें ले रहे हैं, ये दोनों ये बराबर हो जाए, यानी जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, लोग ले लें या बिजनेसेस ले लें, है ना, सब मिला के। ज़रा कुछ चीज़ें जो हैं वो अक्सर चीज़ें तो वो कंजम्पशन गुड्स होती हैं, और ज़रा बिजनेसेस के लिए भी मशीनरी वगैरह प्रोड्यूस होती है, वो सारा कुछ प्रोड्यूस होता है बिजनेसेस के, ताकि वो अपनी उनकी फैक्ट्रीज चलें, वहाँ इंस्टॉल करें मशीनरी वगैरह, है ना। केनेजियन थ्योरी, ये जो केन्स है ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, ये समझ लें कि ये इकोनॉमिक्स की दो टाइप्स हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इनके छोटे लेवल पे, किसी इंडिविजुअल लेवल पे जाके किसी चीज़ को देखना, फर्म को देखना, इंडिविजुअल लोगों की कंजम्पशन देखना, और मैक्रो मीन्स के पूरी इकोनॉमी को ओवरऑल देखना। तो केन्स जो है वो समझ लें कि फादर कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा। इन केनेजियन थ्योरी, केन्स ने ये थ्योरी दी, इट इज़ द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट और इनकम दैट एडजस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड टू ब्रिंग एग्रीगेट डिमांड टू द इक्विलिब्रियम। यानी ये केनेजियन थ्योरी के अंदर जो है ना, ये सेंट्रल पार्ट है, ये जो है आपका, इट इज़ द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट इनकम दैट आउटपुट, यानी ये जो एग्रीगेट आउटपुट मीन्स कि जो भी कुछ जितने का टोटल एग्रीगेट मीन्स टोटल, जितना भी टोटल जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, तो यही इनकम है, जितना कुछ प्रोड्यूस हुआ उतनी इनकम लोगों की हुई है ना, जितना कुछ प्रोड्यूस हुआ है, तो ये एडजस्ट कर दे टू ब्रिंग एग्रीगेट डिमांड इनटू इक्विलिब्रियम, यानी जो ये तो प्रोड्यूस हो गया, सप्लाई हो गया, यानी ये जो एग्रीगेट जो सप्लाई है, जो एग्रीगेट आउटपुट मीन जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, ये बराबर हो जाए एग्रीगेट डिमांड के। ये केनेजियन थ्योरी का जो है ये सेंट्रल पार्ट है। अच्छा, अब हमने पढ़े थे कि वाई किसके बराबर होता है, इनकम बराबर होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। सी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, और ये एक्स एक्सपोर्ट्स। तो अब हम देख रहे हैं कंजम्पशन, सर्फ क्या होता है। कंजम्पशन का क्या मतलब है, कंजम्पशन मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द ह्यूमन डिजायर्स, है ना। कंजम्पशन यही है ना कि जो भी साल भर के अंदर जो भी मटेरियल गुड्स, जो फिजिकल गुड्स बनी हैं, या जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस और दीगर सर्विसेज,
ये बैंकों की सर्विसेज वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी साल भर के अंदर जो भी चीज़ें और जो भी सर्विसेज कंज्यूम हुई हैं, ठीक है ना, टू मीट द ह्यूमन डिज़ायर, ये कंजम्पशन है. इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स विच इज़ द सेम थिंग एज द रिटेल सेल्स ऑफ द कंज्यूमर. यानी जो रिटेल सेल्स हैं, जो कंज्यूमर को जो दुकान से जाकर जो चीज़ लेता है, जो भी अशिया लेता है, जो भी सर्विसेज लेता है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? ये कंजम्पशन है. ठीक है ना. कंजम्पशन क्या हो गई? यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द ह्यूमन डिज़ायर. यानी वो तमाम अशिया का जो भी प्रोड्यूस हुई हैं और जो सर्विसेज हैं, जो जो इंसान की ज़रूरत है, उसको इस्तेमाल कर लेना, उसको परचेज़ करके इस्तेमाल कर लेना, ये कंजम्पशन है. अच्छा, अब ये जो कंजम्पशन है लोगों की, घरानों की, ये किस पे डिपेंड करती है? ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है. डिपेंड करती है कि साइज़ ऑफ द फैमिली कितना. बाज़ारा अगर कोई बड़ी फैमिली हो तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अशिया परचेज़ करेगा, ज़्यादा खाने पीने की और ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें लेगा. पास सेविंग्स कितनी है? किसी की अगर सेविंग्स पुरानी जमा है, ज़्यादा पैसा उसके पास, तो वो हो सकता है ज़्यादा खर्च कर ले उसमें से. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा, हालांकि ये तो सूद तो हराम है, लेकिन ज़ाहिर है अब ये तो सारा कुछ चल रहा है उल्टा सीधा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे? बचत करना शुरू कर देंगे और कंजम्पशन कम कर देंगे. ठीक है ना. बैंकों में रखेंगे और अपना पैसा सेव करेंगे और कंजम्पशन जो है वो कम कर देंगे. तो ये भी एक फैक्टर है. कंजम्पशन पे कोई ये भी चीज़ एक अफेक्ट करती है ना. सर्फ पे ये भी चीज़ असरअंदाज होती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड देयर एजेस, ये भी डिपेंड करता है कि भाई कितने फैमिली मेम्बर हैं एवरेज घरानों में और उनकी एजेस कितनी है ना. उस हिसाब से कंजम्पशन भी फिर वेरी करेगी, चेंज होगी, है ना. ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो ज़ाहिर है वो फिर वो बड़े हैं तो ज़ाहिर है उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी, कोई बच्चे हैं तो कम होगी. इस तरह से द नीड्स एंड टेस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ये भी डिपेंड करता है कि वो जो फैमिली मेम्बर्स का क्या उनकी ज़रूरतें हैं और उनका टेस्ट क्या है, वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, है ना. तो ये इस चीज़ से भी कंजम्पशन में फ़र्क पड़ेगा. द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड कंजम्पशन गुड्स एंड एट रिजनेबल प्राइसेस, और इस चीज़ पे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ें लेना चाह रहे हैं वो मुनासिब कीमतों में दस्तियाब भी हो मार्केट में ना. बहुत महंगी होंगी तो ज़्यादा फिर कम लेंगे लोग. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें जो कि कंजम्पशन को अफेक्ट करती हैं, कंजम्पशन पे असरअंदाज होती है. ठीक है ना. इन चीज़ों से कंजम्पशन कम या ज़्यादा हो सकती है. और ये भी कहा कि फैमिली कंजम्पशन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द हैबिट्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स. यानी जिस सोसाइटी में वो रह रहा होता है वो, ठीक है ना, उस सोसाइटी का भी एक असर होता है कि वो किस तरह की सोसाइटी है. बहुत खर्च करने वाले हैं तो नेबरहुड यानी उसका पड़ोस वाला, अगर वो ज़्यादा खर्च करने वाले हैं तो सारे लोग ऐसे होंगे. कोई सेविंग करने वाले हैं तो ये भी एक फैक्टर है कंजम्पशन का. ठीक है ना. देखें, आउट ऑफ द टोटल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये है कि इनकम में से टैक्सेस वगैरह माइनस करके जो नेट बंदे के हाथ में आए जिसको खर्च कर सके, ये कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम इन टैक्सेस वगैरह देने के बाद जो नेट उसके बंदे के हाथ में आए, फैमिली की, जो खर्च कर सके. तो आप पार्ट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स, ज़रा कुछ हिस्सा जो आती जो डिस्पोजल इनकम होती है वो अशिया की ख़रीदारी पे लग जाती है ना, जाके लोग परचेजिंग कर लेते हैं और बाकी रेस्ट इज सेव्ड, बाकी बचा लेते हैं, बैंकों में रख लेते हैं अपने पास, है ना, या कुछ और चीज़ें ले लेते हैं, उसकी सेव कर लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फेयरली स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम. यानी ये कह रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन के अंदर एक रिलेशनशिप है, स्टेबल रिलेशनशिप है ना. यानी हम उसको मैथमेटिकली भी बता सकते हैं कि एक उसके अंदर एक स्टेबल, एक मुस्तकिल एक उस ताल्लुक है कि कितनी डिस्पोजेबल इनकम हो तो कितनी कंजम्पशन होगी, है ना. बजट स्टडीज ऑफ वेरियस ग्रुप शोज दैट एज द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली इंक्रीजेज इट टेंड्स टू सेव अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इट. कह रहे हैं कि स्टडीज़ ये बताती हैं, जो जो रिसर्च है वो ये बताती है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है तो वो सारे खर्च नहीं कर देता, बल्कि वो इट टेंड्स टू सेव अ लार्जर पोर्शन ऑफ इट. जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ना शुरू करती है तो लोग क्या करते हैं, अपना ज़्यादा हिस्सा जो है वो सेव करना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि अक्सर ज़रूरतें तो पहले पूरी हो चुकी होती हैं. मज़ीद अगर इनकम बढ़ती है तो फिर वो ज़ाहिर है सारी जब ज़रूरतें पूरी हो गई तो फिर क्या करता है बंदा, फिर सेविंग शुरू कर देता है ना. तो यही बात है. एज द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली इंक्रीजेज, जैसे इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है,
इट टेंड्स टू सेव अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इट, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग शुरू कर देता है ना। फिर है द कंजम्पशन फंक्शन और द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द फॉल इज सर्फ या मिलाने सर्फ। यानी प्रोपेंसिटी कहते हैं इंक्लिनेशन, बंदे की चाहत, कि कितनी चाहत होती है इंसान की कि वो खर्च करे, है ना। ये एक फिगर अगर हम निकालें कि कितनी इनकम हो तो उसका 50%, 60%, 80%, 90% कितना इंसान खर्च करना चाहता है ना। तो ये कहलाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मिलान उसका 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 झुकाव खर्च करने के लिए। तो यूं यूं कह सकते हैं हम कि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है किसका, इनकम का। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है। कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे, है ना। इनकम होगी तो ज़्यादा कंज्यूम भी करेगा, फिर सेव भी करेगा। अच्छा, फिर है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपको पता है एवरेज, एवरेज कैसे लेते हैं? एवरेज होता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज, एवरेज कितना कोई खर्च कर रहा है, औसतन कितना खर्च कर रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है डिवाइड बाई उसकी इनकम। फर्ज किया कि 100 उसकी इनकम है और 100 ही कंजम्पशन है, तो उसका मतलब है सारे का सारा खर्च कर रहा है, तो 100 डिवाइड बाई 100 1 आ जाएगा, है ना। अब देखें यहाँ एग्जाम्पल दी है, फर्स्ट किया कि एक फैमिली की डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब है कि टैक्स कटने के बाद जो उसके हाथ में पैसा आया, तो डिस्पोजेबल इनकम यानी टैक्स कटने के बाद जो उसके हाथ में पैसा आया, फर्स्ट किया कि उसका 50,000 था और 45,000 स्पेंड ऑन कंजम्पशन, और 45,000 उसने कंजम्पशन गुड्स यानी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें थी उसने 45,000 जो है उस पर खर्च कर दिया। तो इसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा? 45,000 उसने खर्च कर दिया, 50,000 उसकी इनकम थी, डिस्पोजेबल इनकम। तो इसको जब डिवाइड करके आंसर आ रहा 0.9। 0.9 का क्या मतलब है कि 90% उसने अपनी इनकम का स्पेंड कर दिया एवरेज, ठीक है। अच्छा, इसका इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट, इससे हमें पता क्या लगता है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ गिवन आउटपुट फ्रॉम अ गिवन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मे बी एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। यानी ये जो फिगर है ना, एपीसी की वैल्यू जो है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमें बताती है कि अगर फर्ज किया कि ये अगर ज़्यादा फिगर है, जिस तरह से 90% है, तो इसका क्या मतलब है कि जितना भी आउटपुट होगा उसका काफ़ी पोर्शन जो है वो बिक जाएगा। फर्ज किया कि एपीसी अगर 40% आ रही है तो उसका ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये बता ये रहा है कि लोगों की एवरेज जो है कंजम्पशन कम है, तो जो प्रोडक्शन हुई है वो सारी की सारी बिक नहीं पाएगी, बहुत कम बिकेगी, क्योंकि एपीसी ये 40% है, 0.4 है अगर से। What proportion of the total amount of goods and services demanded by the community depends upon the demand for the consumption consumer goods। देखें जो इकोनॉमी में जो भी साल भर में जो प्रोडक्शन होती है वो सारी की सारी कंजम्पशन गुड्स तो नहीं होती, अक्सर कंजम्पशन गुड्स होती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट गुड्स भी होती हैं, मशीनें वगैरह भी होती हैं जो बिजनेस परचेज करते हैं ना। तो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, यानी ये जो एपीसी एस है, ये भी पता लगता है, इसकी परसेंटेज ये बताएगी 0.9 0.8, ये बताएगी कि टोटल जो कुछ इनकम है पूरी, जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है उसमें कंजम्पशन का कितना हिस्सा है, बाकी फिर इन्वेस्टमेंट का है, फिर है ना, बाकी गवर्नमेंट के खर्चे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो थी एवरेज, अब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मुख्तमम मिलाने सर्फ। ये मार्जिनल कहते हैं एडिशनल को, मार्जिनल पहले भी हम काफ़ी मरतबा पढ़ चुके हैं। मार्जिनल मीन्स एडिशनल, अगली, यानी कि एडिशनल इनकम जो हुई, एडिशनल इनकम में से कितना उसने जो है वो स्पेंड किया, कितना कंज्यूम किया, टोटल में नहीं, एडिशनल में। यानी जो मज़ीद जो एक इनकम थी कोई और मज़ीद उसमें जो जो इजाफा हुआ, उस मज़ीद इजाफे में से किसी बंदे ने कि उसमें से कितना पोर्शन कंज्यूम कर लिया, यह कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी इसका एग्जांपल है कि फ़र्ज़ किया कि इफ द इनकम ऑफ अ फैमिली इंक्रीजेस फ्रॉम 50,000 टू 60,000,
50,000 से 60,000 हो गई, तो उसकी इनकम में पहले तो 50,000 थी, अब उसकी इनकम से के बढ़ गई, कुछ इंक्रीमेंट लग गए, कुछ नए बोनस मिल गया, कुछ मिल गया, तो 10,000 उसकी इनकम बढ़ी। अब इस एडिशनल जो 10,000 बढ़ी उसकी, 50,000 तो पहले ही थी, 10,000 बढ़ के 60,000 हो गई, तो 10,000 में से उसने 7,500 खर्च कर दिया। तो देखें अब खर्च कितना किया, 7,500, और बढ़ी कितनी थी मजीद, एडिशनल जो बढ़ी थी, मार्जिनल जो बढ़ी थी वो 10,000, तो इसका एमपीसी कितना आ गया 0.75, यानी कि समझ लें 75%, यानी कि जो एडिशनल इनकम उसकी बढ़ी थी उसका उसने 75% कंज्यूम कर लिया, खर्च कर लिया। ठीक है, एमपीसी का फॉर्मूला फिर क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है चेंज इन कंजप्शन, कंजम्पशन में कितनी तब्दीली आई, और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, उसकी आमदनी में कितनी तब्दीली आई। देखिए कंजम्पशन में कितनी तब्दीली आई 7,500, और आमदनी में कितनी तब्दीली आई थी 50 से 60,000, 10,000। एमपीसी क्या हो जाएगा, इस तरह से हमने ये एग्जांपल भी देख ली, कंजम्पशन में तब्दीली आ गई 7,500, और इनकम में तब्दीली आ गई 50 से 60,000 हो गई, 10,000 तब्दीली आ गई, तो ये इस एमपीसी का कितना आ गया 0.75, यानी 75% जो है वो उसकी कंजम्पशन है, यानी जो भी उसकी जो एडिशनल इनकम है, जो मार्जिनल इनकम है, उसका 75% जो है वो खर्च कर रहा है। अच्छा, अब आखिरी चीज़ नहीं, आप एक रहेगी कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन उसका हमें देखना है, टेबल और ग्राफ देखना है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शेड्यूल और कंजम्पशन फंक्शन। देखें ये हमने ले लिए, ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये ना ए बी सी डी ई एफ जी, ये इससे हमने, ये देखें ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमने फिर प्लॉट करके ये हमने ग्राफ बनाना है कंजम्पशन फंक्शन का। पहले हम टेबल देखते हैं। देखें ये थी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का क्या बताया था मैंने आपको, कि टैक्स निकालने के बाद जो नेट उसके बंदे के हाथ में आ रहा है, जो वो खर्च कर सकता है, जो उसकी जेब में है ना, वो कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम, यानी इनकम माइनस टैक्सेस इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम, है ना। तो देखें अब ये डिस्पोजेबल इनकम पहले उसकी 2,000 थी, फिर 2,500, 3,000, 3,500 करते करते 5,000 पे पहुंच गई। चेंज क्या आया, 2,000 थी, कोई चेंज नहीं आया, 2,000 से 2,500 हो गई तो 500 बढ़ गए, 3,500 हो गई तो 3,500 में से 3,000, सॉरी 3,000 में से 2,500 गए तो 500 बढ़े, 3,500 हो गई तो पहले 3,000 थी, 3,500 में से 3,000 गए तो 500, यानी 500 बढ़ रहे हैं इसके। ठीक है, हर पॉइंट पे। और कंजम्पशन देखें, कंजम्पशन देखें 2,200, फिर 2,500, कंजम्पशन बढ़ रही है आस्ता आस्ता। लेकिन देखें आप ये कि जब उसका डिस्पोजेबल, उसके हाथ में इनकम कितनी है 2,000, और देखें कंजम्पशन कितनी है 2,200, यानी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हुआ कि ज़ाहिर है अगर किसी की कुछ इनकम ना भी हो तो ज़िंदा रहने के लिए ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ता है ना। तो हो सकता है उसकी कोई पास सेविंग हो, कि पिछले साल की सेविंग्स हो, या कहीं से उसने कोई कर्ज लिया हो, बहरहाल खर्चा तो करने, ज़ाहिर एक मिनिमम लेवल का तो खर्चा करना ही पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए ना। तो देखें तभी देखें कि शुरू में क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम 2,000 है, और बल्कि कंजम्पशन उससे ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है वही बात है कि जो मिनिमम लेवल के लिए तो अगर आपकी कुछ इनकम ना भी हो तो तब भी आपको कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ता है, कि ताकि आप अपनी लाइफ मेंटेन रखें। ठीक है, देखें कंजम्पशन भी इस तरह से बढ़ रही है। उसके बाद डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन, यानी सर्फ के अंदर कंजम्पशन में कितना तब्दीली कितनी आई, 2,200 से 2,500, तो 2,500 में से 2,200 गए 300, 2,750 में से 2,500 गए तो 250, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 200, 3,100 में से 2,950 गए तो 150, 3,200 में से 3,100 गए तो 100, 3,250 में से 3,200 गए तो 50। तो ये क्या है, ये चेंज आ रही है, कंजम्पशन, कंजम्पशन इतनी इतनी 300 बढ़ी, फिर 250 बढ़ी, फिर 200, देखें आस्ता आस्ता कंजम्पशन कम होते जा रही है ना। और ये हमने पढ़ा भी था कि जब बंदे की इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती, बल्कि सेविंग बढ़ती है, वो सेव करना शुरू करता है। तो अगर ये कंजम्पशन देखें आस्ता आस्ता कम हो रही है तो उसका क्या मतलब है, उसकी सेविंग बढ़ रही है ना। अच्छा, हमने एपीसी भी पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो क्या होता है, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई टोटल इनकम। देखें टोटल कंजम्पशन कितनी हुई 2,200, और वो जो अपना इनकम कितनी है 2,000, वो नीचे आ गया 1.1 आ गई,
यहाँ देखें टोटल कंजम्पशन 2500 और यह आ गया 2500 ही इसकी इनकम भी है, तो 2500 से 2500 1 आ गया। इस तरह से ये सारी चीज़ें। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC, इसमें इसका हमने फॉर्मूला क्या था कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। देखिए चेंज इन कंजम्पशन क्या है 300, ये आ गई। और आमदनी में कितना हुआ, चेंज कितनी आई थी, इनकम में कितनी चेंज आई थी 500, ठीक है। चेंज इन वाई है ना, ये चेंज इन वाई है 500 और 500 ही आ रही है, तो इसको से डिवाइड किया तो कितनी आ गई, MPC कितनी आ गई 0.6, यानी 60%, यानी वो 60% अपनी आमदनी का खर्च कर रहा है, वो एडिशनल आमदनी का, इजाफी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, है ना। तो अब देखें फिर 250, चेंज कितना आया कंजम्पशन में 250, और चेंज इन इनकम तो वही 500 ही है, तो 500 से डिवाइड कर दिया। फिर 200 को 500 से डिवाइड किया, फिर 150 को 500 से, फिर 100 को 500 से, फिर देखें करते करते आखिर में कितना आ गया, ये 10%, यानी कि जितनी एडिशनल इनकम हुई उसका सिर्फ उसने 10% जो है वो कंज्यूम किया, खर्च किया, बाकी इसका मतलब है सेव कर लिया। इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, इसका ग्राफ बनाया हमने। देखिए नीचे क्या है, डिस्पोजेबल इनकम ले ली हमने एक्स एक्सिस पे वाई, और वाई एक्सिस पे ले ली हमने कंजम्पशन, जितना वो खर्चा कर रहा है। तो ये कहलाती है 45 डिग्री लाइन, यानी 45, यानी बिल्कुल दरमियान से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके दरमियान से जो लाइन जा रही है, इस 45 डिग्री लाइन का जो कहलाती है, ये इसका जो है अपना सपोर्ट लाइन, इसका ये होता है कि इसके हर पॉइंट पे एक्स और वाई बराबर होते हैं, ठीक है ना। देखें यहाँ 2500, इस पॉइंट पे एक्स 2500, तो यहाँ भी 2500, यहाँ अगर 3500 तो यहाँ भी 3500, यानी 45 डिग्री लाइन जो होती है उस पर एक्स और वाई की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। अगर यहाँ 5500 वाई है तो यहाँ भी 5500 ही होगा, ये वो लाइन है। अच्छा ये हमारे असल लाइन है कि जो हमने ऊपर डाटा से ली है, देखा ना, ये जो डाटा था ना, ये वाला ABCD पॉइंट, ये हमने यहाँ प्लॉट किए हैं। देखें ए क्या है अपना 2000 और 2200, देखें ये पॉइंट आ गया, ये 2000 इनकम आ गई, और देखें ये 2200, ये इसकी कंजम्पशन आ गई। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, 2500 इनकम और कंजम्पशन कितनी 2500, ये हमने बी को प्लॉट किया। देखें ये देखें 2500 डिस्पोजेबल इनकम वाई, और 2500 देखें ये आ गई इसकी कंजम्पशन। इस तरह से ये हमने पूरा जो है ना ABCD, ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये 4-5 ये हमने प्लॉट कर लिए, और ये हमने कंजम्पशन फंक्शन बना दिया। अब देखें कि ये जो 45 डिग्री लाइन है, ये तो बिल्कुल ये इसमें